आदाब। मीर उस्मान अली खान को मैंने बचपन में पहली बार उस वक्त देखा जब वो वाइस रॉय के साथ अलीगढ़ आए थे। विक्टोरिया गेट से स्ट्रेची हॉल तक स्कूल के तलबा की कतार बंदी थी। मैं हॉल के नज़दीक कतार के आखिरी सिरे पर खड़े होने वाले सबसे छोटे बच्चों में शामिल था। एक पुरशकोह जुलूस हमारे सामने से गुजरा। लोगों की निगाहें उन शहजादियों की तरफ उठ रही थीं जो खिलाफत उस्मानिया के बर्बाद होने के बाद दौलत आसिफिया में आबाद हो गई थी। सादा लोग समझे कि इस पैबंद से कोई निजात दहिंदा पैदा होगा, हालांकि मुस्तकबिल शहजादियों के बतन से नहीं बल्कि बतन गीती से जन्म लेता है। लॉर्ड वेलिंगटन उस सल्तनत का नुमाइंदा था जिसकी वसतों पर सूरज कभी गुरूब ना होता था, और दक्कन की हैसियत उस सूरज के सामने चराग से ज्यादा न थी। गुलामी के दिनों में हमें अंग्रेज बहुत गोरा नजर आता था, लिहाजा लॉर्ड वेलिंगटन के सुर्ख सफेद चेहरे के सामने निजाम बिल्कुल संभला गए। किसी से सुना कि निजाम दुनिया में सबसे अमीर शख्स हैं, तो उनके साथ हमदर्दी हो गई, मगर वो भी ज्यादा देर तक कायम न रही। जब यह खबर मिली कि उनकी तुर्की टोपी के किनारों पर मैल की तह जमी रहती है, तो दिल में उनकी तरफ से मैल आ गया जो आज तक नहीं गया। नवाब बहादुर यार जंग के साथ उनके सुलूक को याद करता हूं तो कुछ और ज्यादा हो जाता है। कई बार चाहा कि निजाम को अजमत रफ्ता का आखिरी चराग करार दूं या रोशन मुस्तकबिल की पहली किरण, मगर तबीयत इस पर कभी राजी न हुई। दिल ने कहा, तारीख में जगमगाते उन्वान ही नहीं, बुझा बुझा सा नविश्ता दीवार भी होता है। निजाम ने बहादुर यार जंग के हरफ जुनू को सुनकर टाल दिया और खुद हरफ गलत की तरह मिट गए। अगर निजाम उनकी बातों पर गौर करते तो रियासत बहरहाल चली जाती, मगर नाम रह जाता। मोहम्मद बहादुर खां को बहादुर यार जंग का खिताब जिस फरमाने शाही की रूह से मिला, वो रात के 1 बजे जारी हुआ था। उसके चंद साल बाद जब बहादुर यार जंग की शोहरत का सूरज औज पर और खिताबत का समुंदर मौज पर था, तो उन्हें एक रोज निजाम दक्कन की तरफ से 2 फरमान मिले, जिनके उन्वान अता और सजा थे। बहादुर यार जंग ने तबीयत मुश्किल पसंद और हक पसंद पाई थी, इसलिए सजा वाले फरमान की रसीद लिख दी। खिताब वापिस हुआ और जागीर जब्त हुई। फ़क्र में इजाफा हुआ, इज्जत और तौक़ीद बढ़ गई। सवाब और दरजात का हाल देने वाले को मालूम होगा। खिताब की वापसी में बहादुर यार जंग को खसारे के बजाय सरासर नफा हुआ, क्योंकि इस तरह उनका असली नाम उन्हें वापस मिल गया, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी शामिल है। ताज्जुब इस बात पर है कि सजा का फरमान भेजने वाले को वो अदा क्यों भूल गई जिससे खुश होकर उसने खिताब अता किया था। विक्ट्री प्लेग्राउंड हैदराबाद दक्कन में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हो रहा था। निजाम अचानक आ पहुंचे। रियाया ने हुक्मरान को जलसे में आते देखा तो फरते हैरत से हलचल मच गई, मगर मुकर्रर था कि बार बार पुकारता था, ऐ मोहम्मद अरबी के तख्त नशीन और ताजपोश गुलाम, अब मैं तुझे बताऊं कि उस शहनशाह कौनैन की नजर में अंदाज़े मुलूकियत क्या थे। वो जिसने दुनियावी कुव्वतों से बेबाकी और दुनियावी ख्वाहिशों से लाताल्लुकी का मुजाहरा बरसरे आम किया, अपना शबाब जिक्र हबीब के लिए वक्फ कर चुका था। उसे अताउ सजा के फरमान मिलने पर रहमतुल लिल आलमीन का ये जवाब जरूर याद आया होगा कि अगर ये लोग सूरज को मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रखें और चांद को बाएं, तब भी मैं अपने काम से ना हटूंगा और खुदा के हुक्म में से एक हर्फ भी कमो बेश न करूंगा। इस काम में खा मेरी जान भी जाती रहे। मोहम्मद बहादुर खां की सारी जिंदगी सिर्फ एक महवर के गिर्द घूमती रही, जिसे इश्क रसूल कहते हैं। उनकी जिंदगी सिनो साल के हिसाब से कलील थी, मगर उसे फिक्र के लिहाज से वक़ी और अमल के लिहाज से तवील कह सकते हैं।
बहादुर यार जंग की निसाबी तालीम बहुत जल्द ख़त्म हो गई, मगर वो उम्र भर तफसीर कुरान, सीरत नबवी और कलाम इकबाल के तालिब इल्म रहे। इन मौज़ूआत पर उनका मुताला बड़ा वसी था और कुदरत की दरिया दिली से उन्हें ज़बान व बयान की ताकत भी उनके इल्म की वसअत के हिसाब से अता हुई थी। मोहम्मद बहादुर खान ने एक उम्र हुजूर की हयात और सीरत के मुताला और इस पर गौर व फिक्र में सर्फ की। जो वक्त बचा वो ज़िक्र मीलाद और सुन्नत की पैरवी में बसर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने उन्हें सियासी बसीरत और हुजूर के ज़िक्र ने उन्हें एजाज़े बयां अता किया। बहादुर यार जंग की सियासी बसीरत का ये हाल था कि जिस राय का बरमला इजहार किया वो सही निकली और जिस खतरे की अलल ऐलान निशानदेही की वो दुरुस्त साबित हुआ। 1930 ईस्वी में तल अवीव की नई बस्ती को देखा तो ख्वाजा हसन निज़ामी से कहा कि यहूदियों को अब फ़िलिस्तीन से निकालना इतना आसान नहीं रहा जितना अरबों ने समझ रखा है। सुकूत हैदराबाद से 10 बरस पहले ऐलान किया कि 200 बरस के हाकिम अज़ली और अबदी गुलाम बन जाएंगे। अल्लामा मशरिकी को करीब से देखा तो उन्हें लिखा कि खाकसार तहरीक के बुनियादी उसूलों से कामिल इत्तफाक के बावजूद मुझे आपकी क़यादत पर क़तअन एतमाद नहीं रहा। कायद आज़म से मिले तो दुआ मांगी कि ए अल्लाह तू मेरी उम्र घटा कर इसको उम्र तवील अता कर। मुस्लिम लीग के लिए बहुत काम किया, मगर इसके बेशतर ओहदेदारों के बारे में हमेशा ये राय रखी कि वो इस मिल्लत ना मुसलमान के कायल हैं जिसे दावाए इस्लाम हो। कायद आज़म के सामने एक बार यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान का हासिल करना इतना मुश्किल नहीं जितना पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना मुश्किल होगा। बहादुर यार जंग की जुबान की गिरह ज़िक्र हबीब ने खोली। वो नाम हर वक्त उनकी जुबान पर रहता था जिसको अदा करने के लिए शायर ने मुंह को 1000 बार मुश्को गुलाब से गुस्ल देना भी नाकाफी समझा है। इसके विर्द की बरकत इनके हिस्सा आई और इसका इजहार उनकी तकरीरों में होने लगा। मैंने बहादुर यार जंग की पहली तकरीर स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से सीरत के जलसे में सुनी। मेरे लिए वो बिल्कुल अजनबी थे। मैंने इससे पहले कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। सीरत का हफ्ता मनाया जा रहा था और मेहमान दूर दूर से इसमें शिरकत के लिए बुलाए गए थे। नामवर आलिम, मशहूर सीरत निगार, मारूफ मुफस्सिर और दीनी इदारों के मुअल्लिम सभी अपनी मखसूस सादगी और वज़ाक़ता के साथ वहाँ मौजूद थे। हफीज जालंधरी भी आए थे और उम्र के उस दौर से गुजर रहे थे जब शाहनामा इस्लाम सुनाते हुए न वो थकते थे और ना उनके सुनने वाले। ऐसे आलिमाना, शायराना और गरीबाना माहौल में दौलत आसिफिया के एक यार जंग को तकरीर की दावत देना मेरी समझ से बाहर था। बहुत सोचा तो ये ख्याल गुजरा कि शायद मुंतजमीन को इस नवाब से चंदा मिलने की तवक्को है जो तुर्की टोपी, कसी हुई शेरवानी और तंग पैजामा पहने तंगनाए दक्कन से चलकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ निकला है। वो खिताब याफ्ता जागीरदार तकरीर के लिए खड़ा हुआ तो पहले अपने दोनों अंगूठे इचकन की सामने वाली जेबों में अटकाए। तकरीर हुई तो अहले दर्द को इस जागीरदार ने लूट लिया। क्या वो जलसा और क्या वो दिन, ये तकरीर तो सीरत के पूरे हफ्ते की तकरीबात का हासिल बन गई। इसके बाद अगले चंद साल लोग इस हफ्ते और उस मुकर्रर की आमद का इंतज़ार करते रहते। उस रोज़ तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने अपनी एचकन की जेब से ऑटोग्राफ एल्बम निकाल कर बहादुर यार जंग के सामने रख दी। बहादुर यार जंग ने एल्बम को तिरछा किया और सफ़े के वस्त के बजाय उसके निस्फ हिस्से के दरमियान बड़ी तेज़ी से मोहम्मद बहादुर खान लिखा। उसके नीचे छोटी सी लकीर लगाई, फिर 30 अगस्त 1939 लिखा और उसके नीचे एक बड़ी सी लकीर लगाकर एल्बम मुझे वापस कर दी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 34 बरस की थी और बर्रे अजीम की तारीख में अपना मुस्तकिल मकाम हासिल करने के लिए उनके पास सिर्फ 5 बरस बाकी रह गए थे।
दक्कन में वो बहुत से काम शुरू कर चुके थे। फजर के वक्त तफसीर, जुमेरात को दरसे इकबाल, गाहे गाहे मीलाद की महफिल और तबलीग के जलसे, शब रोज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीम का काम। अब वो बर्रे अजीम के गोशे गोशे में खाकसार तहरीक, पाकिस्तान तहरीक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया स्टेटस लीग के ज़रिए इस्लाम का पैगाम आम करने लगे। शायद उन्हें एहसास था कि काम बहुत पड़ा है और मोहलत बहुत कम, इसलिए वो हर काम बहुत तेजी और तुंदही से किया करते थे। तेजी से लिखा हुआ खत खुशखती के जुमरे में नहीं आता, मगर खुलूस और तुंदही से किए हुए काम कारनामे बन जाते। बहादुर यार जंग का कद लंबा और बदन दोहरा था। वो खदो खाल से मुअम्मर, फरबही से मोतबर और बलबूस से मुअज़्ज़ज़ नजर आते थे। एक रोज खाकसार तहरीक के रुकन की हैसियत से उन्हें परेड ग्राउंड के चक्कर लगाने की सजा मिली। वो हुक्म सुनते ही बिला चूनो चरा मैदान में दौड़ने लगे। न हैसियत का ख्याल, न हैयत का ख्याल, न हैसियत का लिहाज, न हैयत का ख्याल। जिसने भी नज़्म ज़ब्त का ये मुजाहरा देखा वो दंग रह गया। सजा देने वाले भी तामील के इस अंदाज से मुतासिर हुए और बाकी सजा मनसूख हो गई। लोग उन्हें मुकर्रर की हैसियत से जानते थे और आम ख्याल यही था कि मुकर्रर मेहनत और अमल की जो तलकीन अपनी तकरीरों में करते हैं वो खुद उससे मुस्तस्ना होते हैं। डेमोस्थेनेस ने शुजाअत के बारे में इतनी शानदार तकरीरें की कि हजारों आदमी इन्हें सुनकर मैदान जंग में जान पर खेल गए, मगर जब वो खुद मैदान जंग में पहुंचा तो मौका मिलते ही फरार हो गया। ये फरार हमें हर नासे, मुहतसिब और मुस्लिह की जिंदगी में मिलता है। लोग हैरान हुए कि बहादुर यार जंग गुफ्तार ही नहीं किरदार का भी गाजी है। अपने बेगाने सभी दुख देने को तैयार हैं और ये उसूल की खातिर हर इम्तिहान का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं। निज़ाम सजा दे तो कबूल, अल्लामा मशरिकी सजा दें तो वो भी कबूल, महाराजा कश्मीर गिरफ्तार करना चाहे तो ये हाजिर। बहादुर यार जंग जब बाअमल आलिम की सूरत में सामने आए, लोग उनके गर्विदा हो गए। इनमें एक गवर्नमेंट दरबारी भी शामिल थे जिन्होंने 1942 में एक कसीदा लिख मारा। बहादुर यार जंग ने कसीदा गो से शिकायत की कि आपने तारीफ से मुतले करके गुरूर को हवा दी और खामखा अपना वक्त और पैसा जाया किया। ये नसीहत चंदा कारगर न हुई क्योंकि वो कसीदा गो इस वाक़े के 20-25 बरस बाद भी हर कहो माह को कसीदा भेजते रहते। मैं एक ऐसे ओहदे पर भी रहा हूं जहां ये हर साल एक कसीदा पेश करते और 200 रुपए इनाम पाते थे। मेरी बारी आई तो मैं ना बहादुर यार जंग की जुर्रत दिखा सका और ना पेश रो की दरिया दिली। मैंने उन्हें मायूस करने के लिए फाइल पर लिखा कि इस काम के लिए सिर्फ 100 रुपए दिए जा सकते हैं। ख्याल था वो इनकार कर देंगे और ये सिलसिला बंद हो जाएगा, मगर उन्होंने ये अतिया कबूल किया और रसीद के तौर पर फिर एक कसीदा कह डाला। मुझे उनकी साबित कदमी से ज्यादा हैरत ब्रिटिश राज की पेशबीनी पर हुई, जिसने इस होनहार बिरवा को अवाइल जवानी में ही शराकत कर लिया और गवर्नमेंट दरबारी और कुर्सी नशीन के एजाज़ात अता किए। बहादुर यार जंग को जब एक बार ओहदे की पेशकश हुई तो कहा, मुझे कुर्सी वजारत पर बैठकर उमूरे मुमलिकत पर गौर करने के लिए नहीं, बल्कि गिरदे कूचा बाजार बनकर कुलूब की दुनिया में तूफान बर्पा करने के लिए पैदा किया गया है। बहादुर यार जंग ने यह तूफान अपनी तकरीरों से उठाया था और इतने साल गुजरने के बावजूद इस तूफान की एक लहर आज भी मेरे दिल में मौजूद है। मैंने उन्हें कई बार सुना था। उनकी तकरीर कभी आतिश फिशा होती और कभी आबशार। बाज़ तकरीरों में ये दोनों सूरतें जमा हो जाती। वो तकरीरें जिनमें बर्रे अजीम की आज़ादी और पाकिस्तान का मुतालबा होता या फ़िक्र अमल और सरफरोशी और जांबाजी की तलकीन होती, बिल्कुल आतिश फिशा की मानिंद होती। आग और हरारत का सैल बेपनाह जो हर मुकाबिल पर हावी हो जाए और हर रुकावट पर गालिब आ जाए। जो तकरीरें उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की नामुसलमानी, ईमान की कमज़ोरी, इत्तेहाद की कमी, फ़िक्र सही से महरूमी और राह हक़ से इन्हिराफ के बारे में होती,
वो ऐसे आबशार की तरह थी जो ये कहते हुए नीचे गिर रहा हो कि अच्छा तुम मेरी सतह तक बुलंद नहीं होते तो लो, मैं बुलंदियों से उतरकर तुम्हारी किश्ते वीरा को सैराब करता हूं। आमतौर पर जज्बाती तकरीरें जब अहाता तहरीर में लाई जाती हैं तो वो बहुत मामूली लगती हैं। किसी वाक़या या हादसे की निस्बत से की हुई धुआंधार तकरीर पर जब कुछ वक्त बीत जाए और इसे पढ़ने वाला ज़हनी तौर पर इस लम्हे से बहुत दूर हो जाए जो सामीन को मुयस्सर था, तो ऐसी तकरीर बुझी हुई आग के धुएं से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। यूं भी मुकर्रर की ज़ात, सिफ़ात, अंदाज और आहंग से तकरीर में तासुर पैदा होता है और तहरीर में इनकी गैर मौजूदगी से जो कमी वाक़ होती है वो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती, यहाँ तक कि एक मुद्दत गुजरने के बाद तकरीर पढ़ने की चीज़ ही नहीं रहती। जो तकरीर इस उसूल से मुस्तस्ना हो उसे क्लासिक में जगह मिल जाती। एक दोस्त ने जो ये राय सुनी तो पूछने लगे कि ये जो हम तुम बहादुर यार जंग के जलसों में परवाना वार जाते और उनकी तकरीरों पर दीवाना वार सर धुनते, वो कहाँ तक जायज़ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक लम्हे के जादू और एक याददाश्त के फरेब में आकर ये कह देते हैं कि बहादुर यार जंग सा मुकर्रर न देखा और न सुना। मेरे ये दोस्त उम्र के उस हिस्से और ओहदे के उस दर्जे पर हैं जहां सोच की नहज बदल जाती है और सारा माजी मुश्तबे और मशकूक नजर आता है। मैंने उनसे वादा किया कि बहादुर यार जंग की एक मशहूर तकरीर का तज्जिया करूंगा ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। बहादुर यार जंग ने अपने ख़तों की नकलें महफूज रखी, मगर उनकी तकरीरों का कोई मजमुआ नहीं मिलता। उनकी सिर्फ 2-4 तकरीरें महफूज हैं और उनमें वो तकरीर भी शामिल है जो 26 दिसंबर 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के मौका पर कराची में की गई थी। ये बिलाशुबा उनकी निहायत कामयाब सियासी तकरीर है। मैंने इसी तकरीर का तज्जिया अपने दोस्त को पेश किया ताकि वो अपने माजी से इत्तफाक़ राय कर लें। बहादुर यार जंग ने ये तकरीर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के आखिरी रोज़ की थी। ये उस इजलास की आखिरी तकरीर होगी। इसके बाद साल भर तक ऐसा मौका ना आएगा और किसे खबर थी कि उस वक्त ये मुकर्रर मौजूद न होगा। तकरीर के अंदाज से मालूम होता है कि वो इस दम को गनीमत जानकर बोल रहे हैं और ज़रा देर में बर्खास्त होने वाले इजलास के सामईन से दिल खोल कर ऐसी बातें करना चाहते हैं जिनका तासुर अगले इजलास तक ही नहीं बल्कि मुस्तकिल और मुसलसल हो। ज़माने के एतबार से ये तकरीर करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के 4 बरस बाद की जा रही थी। तहरीक पाकिस्तान मकबूल हो चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्नाह अब कायद आज़म कहलाते थे। तहरीक जवां थी और कायद आज़म जवां हिम्मत थे, मगर रह रह कर यह ख्याल भी आता था कि उम्र के लिहाज से कायद आज़म ज़ईफ़ हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तहरीक को ज़ौफ़ आ जाएगा। कहीं ऐसा तो ना होगा कि मसाइले हिंद के आखिरी सियासी फैसले के वक्त इस करारदाद से महज पासंग का काम लिया जाएगा। कभी ये शुबा भी होने लगता कि इतनी बड़ी तहरीक की कामयाबी के लिए एक तवील जिद्दोजहद दरकार होगी और इतना अरसा लोगों के दिलों को इसी तरह गरमाए रखना क्यों कर मुमकिन होगा। बहादुर यार जंग की तकरीर में बेयकीनी के बजाय एक गैर मुतज़लज़ल यकीन मिलता है और वह सामीन के जज्बात को सदा इस दर्जा हरारत पर देखना चाहते हैं जिसका नाम इस्लाम है। उनकी तकरीर का खुलासा एक जुमले में यूं किया जा सकता है कि पाकिस्तान बरहक है और आज नहीं तो कल बन जाएगा। इसके हुसूल के लिए नक़्द अमल और इसके क़याम और बका के लिए इनक़लाब मुहम्मदी की ज़रूरत है। तकरीर के 2 हिस्से और हर हिस्से के 3 ज़ैली हिस्से हैं। अगर इनके उन्वानात कायम किए जाएं तो कुछ यूं होंगे। पहला हिस्सा हुसूल पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा क़याम पाकिस्तान। पहले हिस्से के ज़ैली उन्वानात सुबह उम्मीद, रोज़े अमल और पेशकश होंगे और दूसरे हिस्से के दस्तूर, निज़ाम तालीम और निज़ाम मुआश।
ख़त्म कलाम का उन्वान इत्तबाए सुन्नत हो सकता है। खिरद और जुनून का जो इम्तिजाज इस तकरीर में मिलता है, उसकी मिसाल उर्दू अदब में जो चंद तकरीरें महफूज हैं उनमें नहीं मिलती। ये तकरीर धीमे अंदाज से शुरू और इसी अंदाज से ख़त्म होती है। पहला वार तंजिया और नासिहाना है और उसके लिए गालिब का शेर मुंतखब किया है। आखिरी वार तंजिया और हकीमाना है जिसके लिए इकबाल का सहारा लिया। गालिब और इकबाल के दरमियान जो मसाफत है, इसमें 3 मरतबा जोश बढ़ता हुआ एक नुक्ता उरूज पर जा पहुंचता है, मगर चौथी बार नुक्ता उरूज अचानक आहिस्तगी से आ जाता है और तकरीर वहीं ख़त्म हो जाती। 2 नुक्ता हाय उरूज पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं और 2 मिल्ली हमीयत के बारे में। एक बार 2 कौमी नजरिए की हिमायत करते हुए ये ऐलान करते हैं कि अगर पाकिस्तान बाइल्तिजा नहीं मिल रहा तो हम बज़ोर हासिल करेंगे, और फिर तकरीर के दूसरे हिस्से में मुस्लिम लीग प्लानिंग कमेटी से मुतालबा करते हैं कि वो ऐसी तजावीज़ मुरतब करे जो पाकिस्तान में इस्लामी दस्तूर हयात, इस्लामी निज़ाम तालीम और इस्लामी मुआशी निज़ाम के राइज करने में मददगार हो। इस मौका पर कायद आज़म को इस तौर से मुखातिब किया जिसकी जुर्रत कायद आज़म की ज़िंदगी में किसी और को ना हो सकी। कहने लगे, कायद आज़म, मैंने पाकिस्तान को इसी तरह समझा है, और अगर आपका पाकिस्तान ये नहीं है तो हम ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहते। मुकर्रर का कमाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान बज़ोर हासिल करने का आज़म है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मिले तो लेने से इनकारी। दोनों सूरतें एक दूसरे की जिद हैं और दोनों में जोर बयान इंतहा पर है। लोग पहली सूरत में भी इतने ही पुरजोश हो जाते हैं जितनी दूसरी सूरत में। एक मुख्तसर तकरीर में सामईन के जज्बात को यूं कुतबैन तक ले जाना और वापस ले आना मुकर्रर के फन का कमाल है। इस तकरीर का सबसे मौसर हिस्सा वो ऐलान है जो मुस्लिम लीग की काउंसिल ऑफ एक्शन को अपनी खिदमात पेश करने के मुताल्लिक है। तकरीर का एक आमियाना अंदाज ये है कि मुकर्रर अपने मकसद के हुसूल के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देने की तलकीन या वादा करता है। चंद नारे इस मौका पर सामीन की तरफ से भी लग जाते हैं और बात रफ्तो गुज़श्त हो जाती। बहादुर यार जंग पहले ही मालो जाह की कुर्बानी दे चुके थे और ज़बाबंदी की पाबंदी भी सह चुके थे। हर शख्स उनकी इन कुर्बानियों का कायल था, मगर वो खुद इन्हें नाकाफी समझते थे। इसलिए हजारों गवाह बनाकर इजलास में एक नया अहद करते हैं। इसके गवाहों में कायद आज़म, सामईन, सूरज, हवा और करोबियाँ को शामिल किया, मगर इस पर इक्तफा न की और खुदाए कादिर व क़य्यूम को हाजिर व नाजिर जानकर अहद किया कि मिल्लत मोहम्मदी के रास्ते में जिस दिन उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ होंगी और जिस्म जख्मों से चूर होगा, वो उनके लिए ईद का दिन होगा। सामीन गरमा गए, जिंदाबाद के नारे लगे, सुभान अल्लाह और मरहबा की आवाज़ें आईं। फिर सब ने बैक आवाज़ कहा कि वो भी इस राह में मुकर्रर के साथ कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी तकरीर जिस पर मुकर्रर गौर व फिक्र कर चुका था और सामीन इसके एक नुक्ता उरूज पर पहुंचकर मुकर्रर को अपनी खिदमात पेश कर रहे थे, यकायक मुकर्रर और सामीन के एक फिलबदी मुकालमे से तासुर और कामयाबी की इंतहाई मंजिल पर जा पहुंची। तकरीर के इस हिस्से का इक़्तिबास अगरचे कदरे तवील है, मगर बहादुर यार जंग की ज़ात और इनके फ़न खिताबत को समझने के लिए इससे बेहतर कोई और इक़्तिबास नहीं हो सकता। जो ही मजमा से आवाज़ें आईं कि हम भी आपके साथ कुर्बानी देने में दोष बदोश होंगे, बहादुर यार जंग ने कहा, इस कदर जल्द फैसला न कीजिए। मैंने अपने जिस अज़्म का आज इजहार किया है वो मेरे 12 साल की शबाना रोज़ फ़िक्र व तअम्मुक़ का नतीजा है। मैंने इसकी तैयारी और इस पर अमल भी शुरू कर दिया। जाओ, अपनी बीवियों के ताबनाक चेहरों को, अपने बच्चों की मुस्कुराहट को आंखों के सामने रखकर फैसला करो। अपनी तिजारत और ज़राए मईशत की सारी तबाहियों का तस्वुर करके एक मरतबा तस्फिया करो। मुसलमानों, जो तस्फिये जोश के आलम में दूसरों की तकलीद में कर दिए जाते हैं, बसा औकात आनी और इसलिए फ़ानी होते हैं। आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं जो शजरे मिल्लत में फूल बनकर चमकना चाहते हों और फल बनकर कामो दहन क्यों शीरी करना चाहते हो।
हमें उनकी ज़रूरत है जो खाद बनकर ज़मीन में जज्ब होते हैं और जड़ों को मजबूत करते हैं, जो मिट्टी और पानी में मिलकर रंगीन फूल पैदा करते हैं, जो खुद फना होते हैं और फलों में लज्जत और शीरीनी पैदा करते हैं। हमको उनकी ज़रूरत नहीं जो काखो एवान के नक्शो निगार बनकर निगाह नज़ाराबाज को खीरा करना चाहते हो। हम उन बुनियाद के पत्थरों को चाहते हैं जो हमेशा के लिए ज़मीन में दफन होकर और मिट्टी के नीचे दबकर अपने ऊपर इमारत की मजबूती की ज़मानत कबूल करते हैं। मेरे दोस्त ने जब ये सुना तो कहने लगे कि ये शख्स बड़े गज़ब का निकला, एक अजीम खतीब और एक अजीम तर इंसान, गुफ्तार में फ़र्द और किरदार में मर्द। तालिब इल्मी के ज़माने में हमने इन्हें जो कुछ समझा था वो इनके मर्तबे से कम था। अफसोस कि हम उनके मकाम और उनकी मंजिल को न पहचान सके। बहादुर यार जंग ने जामिया उस्मानिया के एक उस्ताद को ख़त में लिखा, अब सुनिए मेरी मंजिल क्या है। मेरी मंजिल मुसलमानों को मुनफरिदन और जमात इस्लामिया को मुज्तमअन मिनहाज नबूवत पर देखना है। मेरा अमल मेरी मजलिस की करारदादें और मेरी तकारीर इस इजमाल की तफसील हैं। वो हिम्मत आली के नज़दीक ये मंजिल भी संग मील है और हकीकी मंजिल ताजे खिलाफत इलाहिया का ज़ेब सर करना और फरिश्तों को अपने सामने सजदा रेज़ देखना हो सकता है। मेरे दोस्त जज्बात से मगलूब हो गए और ज़ेरे लब बोले, क्या जब किसी फरिश्ते ने खुदा से इल्तिजा की हो कि मोहम्मद बहादुर खां की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी होनी चाहिए।